यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, प्राणी विविधता और उत्विकास। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण या फिर टैक्सोनॉमी। देखिए, पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी, प्राणी विविधता। नाम से समझ में आ रहा है प्राणियों के अंदर पाई जाने वाली विविधता। ऐसी विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके अंदर संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती हैं एक दूसरे के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि प्रकृति है जो वातावरण है वो जगह जगह पर क्या है, अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर वर्षा नहीं होती, कहीं पर सूखा है, तो कहीं पर महासमुद्र है। ठीक है, तो इस तरीके का क्या है, वातावरण हर जगह पर अलग अलग है पृथ्वी के धरातल पर। तो इस वातावरण के अनुसार ही वहां पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। तो क्या है, विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है जीव जंतुओं के अंदर, प्राणियों की बहुत विभिन्नता है। ठीक है, तो जो ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, इन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम एक एक करके अगर मनुष्य चाहे इनका अध्ययन करना, तो ये क्या है, संभव नहीं है। मनुष्य अपने जीवन काल में, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है केवल लगभग 100 वर्ष का माना गया है, 100 ईयर्स का। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत कम समय पड़ता होता है इतने बड़े बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीवों की विविधता। जीवों के अंदर जो विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। इन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को मनुष्य अपने जीवन काल में अध्ययन नहीं कर सकता सही का एक साथ। ठीक है, अध्ययन नहीं कर सकता। इसीलिए क्या किया जाता है, वैज्ञानिकों ने क्या करा, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, इनको उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर कुछ वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। आया समझ में? देखिए, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो प्राणी पाए जाते हैं पृथ्वी के धरातल के ऊपर, उनमें कुछ ना कुछ तो क्या है, समानता पाई जाती है, सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिससिमिलरिटीज होती है, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। तो और जो एक समानता है, असमानता है, ये वातावरण के अनुसार होती है। तो जीवों के अंदर पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको विशिष्ट वर्गों के अंदर वर्गीकृत करना, उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, इस तरह के उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है और इस विज्ञान को ही हम नाम देते हैं वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को या प्राणियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ समूहों में, विशिष्ट समूहों के अंदर यह वर्गीकृत किया जाता है वर्गों के अंदर। ठीक है, तो जो वर्गीकी विज्ञान की शाखा है, टैक्सोनॉमी ब्रांच है साइंस की, ये पृथ्वी के ऊपर उपस्थित सभी जीव जंतुओं के अध्ययन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जीव जंतुओं की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है, वेराइटीज, ठीक है, टाइप ऑफ एनिमल, ये क्या है, बहुत ज्यादा है प्रकृति में। और दिन ब दिन नए नए जीव जंतुओं की खोज होती रहती है। ठीक है, आज भी हम सभी जीव जंतु की खोज नहीं कर पाए हैं। तो दिन ब दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि आज इस जगह पर ये नए तरह का जीव मिला, कोई भी स्पेसिफिक स्नैक्स की कोई वैरायटी मिल गई, या कोई लिजार्ड मिल गई नई तरह की। ठीक है, कोई नई स्पीसीज स्पैरो की देखी गई, या कोई बर्ड मिल गया नया टाइप का। ठीक है, नया पक्षी मिल गया, पहली बार देखा जिसको। तो ये क्या है, प्रकृति के अंदर जो ये पूरी इतनी बड़ी सरफेस है, इतना बड़ा भूखंड है प्रकृति का, पृथ्वी का, उसके ऊपर जीव जंतु विभिन्न प्रकार के विद्यमान है और समय समय पर इनकी क्या है, खोज होती रहती है। तो मनुष्य अपने जीवन काल में इन सभी जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन काल है वो बहुत ही छोटा होता है और जो जीवों की वैरायटी है,
जीवों की जो किस्में हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कैरोलस लिनियस कैरोलस नामक वैज्ञानिक थे, जो ये वर्गीकीय है एपिडे कंडोले नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया वर्गीकी को खोजा, ठीक है। वर्गीकी नामक जो विज्ञान एपिडे कंडोले ने नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विज्ञान को अस्तित्व में लेके आए हैं और उन्होंने बताया कि जीव जंतुओं को उनके समान असमानताओं के आधार पर कुछ विशेष वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस, नोटोकॉर्ड की यानी कशेरुकन जो होती है नोटोकॉर्ड, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीव जंतुओं को दो ग्रुपों में हमने वर्गीकृत कर दिया, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा, ठीक है। कशेरुकी और अकशेरुकी, कशेरुकी और दूसरा क्या रखा अपन ने, अकशेरुकी, अकशेरुकी, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, ठीक है। कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। देखिए जो प्रकृति में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो प्राणी पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके शरीर के अंदर पृष्ठ सतह पर पीछे की तरफ, ठीक है, दो सतह होती है, अधर सतह और पृष्ठ सतह, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस। तो पृष्ठ सतह पर डोर्सल सरफेस पर एक छड़ के समान रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, छड़ के समान कठोर संरचना होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर अस्थि के समान, ठीक है, बोन्स की तरह एक संरचना होती है जो कि सहारा प्रदान करती है। इसे कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड जिन जंतुओं के शरीर के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में देखी जाती है, वो उपस्थित होती है, ऐसे जंतुओं को वर्गीकृत कर दिया गया कशेरुकी प्राणियों के अंतर्गत, कोर्डेटा वर्ग के अंदर उनको वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है। और जिन जंतुओं के शरीर के अंदर उनके जीवन काल में कभी भी नोटोकॉर्ड नामक संरचना देखी नहीं जाती या अनुपस्थित होती है, ऐसे प्राणियों को वर्गीकृत कर दिया जाता है नोटोकॉर्डेटा या अकशेरुकी वर्ग के अंदर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर जीवों को हम वर्गीकृत करते चलते हैं, छोटे छोटे बड़े ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप में इस तरीके से वो वर्गीकृत करते चलते हैं। और एक वर्ग का अध्ययन करने से उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीव जंतुओं का अध्ययन हो जाता है, सभी जीव जंतुओं के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो संरचना है वो समान प्रकार की है। अगर किसी भी एक जंतु की, जैसे कि मान लीजिए कशेरुकी प्राणी, ये क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको उनकी और समानताओं असमानताओं के आधार पर और ज्यादा इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। कशेरुकी वर्गीकृत किया हुआ है तो फिर कशेरुकियों को फिर आगे और वर्गीकृत कर सकते हैं हम, वर्टिब्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा के बाद उसको भी वर्गीकृत कर सकते हैं उपसमूह के अंतर्गत, सब फाइलम में मैमेलिया, रेप्टिलिया, एविस, एम्फीबियंस, ठीक है, स्तनधारी, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, उभयचर प्राणी। इस तरीके से हम क्या है, इनको वर्गीकृत करते चलते हैं जीवों की समानताओं असमानताओं के आधार पर। जैसे कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में हम क्या देखते हैं कि साइंस की बुक एक रैक में रखी हुई है, ठीक है, आर्ट्स की बुक एक रैक में रखी हुई है, एक अलमीरा में है, कॉमर्स की एक अलमीरा में रखी हुई है, ठीक है, सिस्टमैटिक रूप से। और फिर साइंस की जो रैक रखी है, साइंस की जो अलमारी है उसमें भी फर्स्ट ईयर की बुक एक अलमीरा में है, सेकेंड ईयर की दूसरी में, थर्ड ईयर की दूसरी में, और फिर फर्स्ट ईयर को भी क्लासीफाई कर दिया गया है, बॉटनी की बुक एक साइड में है, जूलॉजी की एक साइड में, केमिस्ट्री की एक साइड में, फिर जूलॉजी की भी जो फर्स्ट पेपर है उसको एक साइड में रखा हुआ है, सेकंड पेपर को एक साइड में, थर्ड पेपर को एक साइड में। इस तरीके से क्या है, जो बहुत सारी किताबें थी, जो बुक्स थी, उसको हमने उनकी क्लास वाइज वर्गीकृत कर दिया और एक अलग अलग अलमीरा में उनको सेट करके रख दिया। इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी किसी भी बुक को निकालने में, किसी भी बुक तक पहुंचने में। अगर हम जाएंगे लाइब्रेरी में और हमें लेनी है फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की एनिमल डायवर्सिटी एंड इवोल्यूशन वाली बुक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर और उस अलमीरा की तरफ जाएंगे जिसमें साइंस की बुक रखी हुई है। साइंस में
साइंस के अलमीरा की तरफ जाने के बाद में फिर हम जाएंगे जिसमें फर्स्ट ईयर की बुक रखी हुई है, फर्स्ट ईयर की बुक भी फिर जिसमें फर्स्ट पेपर रखा हुआ है, आसानी से हम क्या कर लेंगे वहां से बुक को प्राप्त कर लेंगे। और अगर इस तरीके का सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं हो बुक को अरेंज करने का और सभी बुकों को मिलाकर इस तरीके से एक ही जगह पर ग्रुप बनाकर रखा जाए एक ही जगह पर, ठीक है, तो हमें क्या करेगा बुक को निकालने में कठिनाई होगी, ठीक है, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा और आसानी से हमें वो बुक नहीं मिल पाएगी अगर इस तरीके की अरेंजमेंट नहीं हो, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु है वो बहुत तरह के हैं, इनकी किस्में वो विविधता है, विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी का अध्ययन हमें करना है क्योंकि मनुष्य क्या है, जिज्ञासु प्राणी है, अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें पाई जाती है उन सभी चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा मनुष्य रखता है, बुद्धिमान प्राणी होता है मनुष्य, ठीक है। तो इसीलिए मनुष्य ने क्या करा, सभी जीव जंतुओं के अध्ययन करने के लिए उसके जीवन काल में संभव नहीं है क्योंकि उसका जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, वो उसको क्या करना है सभी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है। इसलिए मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार सभी जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, सभी जीव जंतुओं के बारे में पता करने के लिए क्या करा, मनुष्य ने जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर सिमिलरिटीज और डिसमिलिटी के बेसिस पे ग्रुपों में क्लासीफाई करते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में बांट रहे हैं। जैसे कशेरुकी जिनके अंदर नोटोकोड पाई जा रही है उनको कशेरुकी में रख दिया, जिनके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जा रही, कशेरुकी जिनके अंदर नहीं पाई जाती उनको अकशेरुकी प्राणियों के अंदर रख देते हैं, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर उनको रख देते हैं। इस तरीके से फिर इनको फर्दर और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, जीव जंतु को वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है, इससे आसानी होती है जीव जंतु के बारे में अध्ययन करने में, ठीक है। इसके अलावा जो ये वर्गीकी है, टैक्सोनॉमी है, इससे इसके अंतर्गत हम क्या कर देते हैं, जीव जंतुओं को वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं और इससे हमें ये नॉलेज भी होती है, ये पता चलता है, इस बात का ज्ञान होता है कि जो प्राणी है उसका विकास कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे कि आज मनुष्य की बात करें, ठीक है, तो मनुष्य की जो विकास हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, स्टार्टिंग टाइम पर अगर प्रकृति की जब शुरुआत हुई थी, पृथ्वी के ऊपर जब जीवन की स्टार्टिंग हुई थी, लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप के जो जटिल संरचना युक्त जीव जंतु नहीं पाए जाते थे, केवल सरल प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। ऐसे जीव जंतु उपस्थित थे प्राचीन काल में जिनकी शारीरिक संरचना क्या थी, एकदम सिंपलेस्ट थी, सरल प्रकार की थी, एक कोशी के जीव जंतु थे, ठीक है। फिर उन जंतुओं के शरीर में समय समय के अनुसार धीरे धीरे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, जटिलता आती गई, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती गई, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बने, ऊतक के मिलने से अंग बने, अंग से तंत्र बने, फिर तंत्र से तंत्रों ने मिलकर एक जटिल संरचना युक्त जीव के शरीर का निर्माण कर लिया। और आपके सामने जो ये मनुष्य का शरीर है, ठीक है, या और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में दिखाई दे रहे हैं, जिनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, समन्वित रूप से संबंधित होकर आहार काम कर रही है, ठीक है, कंकाल तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये इतने सारे जो जटिल प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही है जीव के अंदर, इस तरीके के जीव जंतु आज के समय पर हमें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन काल में नहीं थे, धीरे धीरे क्या है, जटिलता आती गई जीवों के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। तो हमें टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण से पता चलता है कि आज के समय पर जो जीव जंतु जटिल संरचनाओं युक्त हैं वो प्राचीन काल में किस तरह के रहे होंगे, या फिर उनका जो विकास है वो किस तरह के जीवों से हुआ होगा, इवोल्यूशन उनका किस तरह से हुआ होगा, ठीक है। जैसे कैसे कहा जाता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य का स्टार्टिंग टाइम पर मनुष्य नहीं था, ठीक है, जो भविष्य का जो मानव है जिसे होमो सेपियन कहा जाता है, प्राचीन काल में जो कपिवंश थे, कपिवंश से संबंधित थे, कपिवंश के अंदर जो जीव जंतु आए थे उनकी शारीरिक संगठनों में जटिलता आती रही और संस्कृति का ज्ञान होता गया, धीरे धीरे उसने अग्नि का प्रयोग करना सीखा, खाने को पकाना सीखा, फसल को उगाना सीखा। प्राचीन काल से जुड़े ना मनुष्य जो ये पका भोजन करता आ रहा है, न लाइट वगैरह न कुछ थी, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या था, कच्चे भोजन को
कि ये ग्रहण करते थे भोजन के रूप में, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनके शारीरिक संरचनाओं में क्या है, जटिलता आती गई, उद विकास होता चला गया धीरे धीरे, ठीक है। तो जो ये वर्गों के अंदर वर्गीकृत करते हैं उससे हमें ये नॉलेज भी होती है कि जो जीव जंतुओं का उद विकास है वो किस तरह से हुआ है। और इसके अलावा जो कनेक्टिव लिंक्स होती है, योजक कड़ियाँ, उनके बारे में भी हमें इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलती है। जैसे कि जो आर्कोटेरिक्स है, आर्कोटेरिक्स पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, एविस और रेप्टाइल्स दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है आर्कियोपटेरिक्स को। आर्कियोपटेरिक्स एक प्राणी है, एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर दोनों ही वर्गों के लक्षण एक साथ देखे जाते हैं, पक्षी वर्ग के भी और रेप्टाइल्स के भी, ठीक है। पक्षी वर्ग के जो होते हैं लक्षण उड़ने वाले, वो भी उसके अंदर देखे जाते हैं, और जो रेप्टाइल्स मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल्स सरीसृप प्राणी, ठीक है, उसके भी लक्षण आर्कियोपटेरिक्स के अंदर देखे जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकीय है, इसके अनुसार हमने दो ग्रुपों का या दो समूहों का निर्माण करा। एक तो पक्षी वर्ग, यानी कि ऐसे जंतु जो कि हवा में उड़ सकते हैं, जिनके अंदर पंख पाए जाते हैं, जिनकी हड्डियां खोखली होती है, होलो ही बोन्स होती है, ऐसे प्राणियों को हमने वर्गीकृत कर दिया एविस के अंदर, ठीक है। ऐसे सभी प्राणियों को हमने किसके अंदर रख दिया, पक्षी वर्ग के अंदर रख दिया। और जो रैंगिकर चलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर विंग्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जो रैंगिकर चलता है, शरीर बेलना का होता है, सल्कों से ढका हुआ होता है, स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे जंतुओं को हमने सरीसृप प्राणियों के अंदर रख दिया। तो ये दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं आर्कियोपटेरिक्स के अंदर, और इसीलिए आर्कियोपटेरिक्स को कहा जाता है पक्षी वर्ग और रेप्टाइल्स वर्ग की योजक कड़ी, ठीक है। इसका अध्ययन भी या फिर इसका ज्ञान भी हमें मिलता है टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकीय विज्ञान की शाखा से, ठीक है। अब देखिए जो ये वर्गीकीय है, इसमें वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे। कैरोलस लिनियस ने क्या करा, द्विनाम पद्धति दी, ठीक है। देखिए जो वर्गीकीय टैक्सोनॉमी विज्ञान है, इसमें 7 चरणों या फिर 7 ग्रुप बनाए हुए हैं, मुख्य रूप से 7 ग्रुप बनाए हुए हैं, या फिर 7 स्टेप्स कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे जो बड़ा वर्ग है उसे कहते हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और ये जाति, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चरण है, 7 स्टेप्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, वो ऊपर वाला होता है जगत, किंगडम। उसके बाद में संघ आता है, संघ, फाइलम, वर्ग आता है, फिर क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, जीनस, वंश, और लास्ट में स्पीसीज, जाति। जो जाति है वो सबसे छोटा ग्रुप होता है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रुप होता है। तो देखिए जीव जंतुओं को उनके अंदर पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर ये 7 ग्रुपों में या 7 वर्गों में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये 7 ही ग्रुप ही पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या है, संघ को उपसंघ में भी वर्गीकृत कर देते हैं, वर्ग के बाद उपवर्ग या फिर क्लास, सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस, सब स्पीसीज, इस तरीके से वर्गीकृत कर देते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो ग्रुप है, ठीक है, जो क्लासिफाइड किया हुआ है जीव जंतुओं को, वो ये 7 क्लासें हैं, 7 स्टेजेस हैं। इन 7 अवस्थाओं के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। सबसे
सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो जगत होता है। और ये धीरे धीरे से इस तरीके से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ता है नीचे बढ़ता है ग्रुप भी क्या है काफी छोटा होता जाता रहता है। ठीक है, देखिए जीवों के अंदर सबसे ज्यादा समानता पाई जाती है कौन सी अवस्था में? जातीय अवस्था में, स्पीसीज अवस्था में। ठीक है, जीव जंतुओं के अंदर शारीरिक रूप से या फिर कार्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा समानता पाई जाती है, सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होती है इस अवस्था पर, इस स्टेज पर, जातीय अवस्था में। ठीक है, और जो जगत है, जगत वाली जो अवस्था है, यहाँ पर जीवों के अंदर सबसे ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। उनके अंदर शारीरिक रूप से या फिर कार्यात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप से सबसे ज्यादा विभिन्नता देखी जाती है जगत स्तर पर। ठीक है, जैसे कि जगत है, ऐसे प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ऐसे जीव जंतु जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। ठीक है, और जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जंतुओं को वर्गीकृत किया हुआ है जगत में, किसमें? जंतु जगत में। ठीक है, जंतु जगत में, जंतु जगत या फिर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में। ठीक है, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ऐसे जंतु जो कि चल फिर सकते हैं, मूवमेंट्स शो करते हैं और जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड है। ठीक है, अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंडेड होते हैं, निर्भर करते हैं। ऐसे जंतुओं को हमने वर्गीकृत कर दिया जंतु जगत के अंदर, सभी को रख दिया एनिमल किंगडम के अंदर। और ऐसे प्राणी और ऐसे सजीव, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सजीव जो कि अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए अन्य या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषित, अपना भोजन खुद बनाना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ऐसे सजीवों को वर्गीकृत कर दिया किससे? जगत के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर, प्राणी या फिर वनस्पति जगत के अंदर, पादप जगत के अंदर। ठीक है, देखिए दो जगतों का निर्माण किया गया है, सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ी अवस्था है। ठीक है, सबसे ज्यादा जीव जंतु देखे जाते हैं इस अवस्था पर, इस स्टेज पर। तो ऐसे जंतु जो कि अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, उन्हें हमने रख दिया जंतु जगत के अंदर, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयंपोषित है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उन्हें हमने रख दिया दूसरे जगत के अंदर, पादप जगत के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो भी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सभी प्राणियों को हमने एक ही क्लास के अंदर रख दिया, एक ही वर्ग के अंदर या फिर एक इसमें रख दिया, जंतु जगत में। ठीक है, अब देखिए ये जो जंतु जगत के अंदर हमने सभी प्राणियों को रख दिया, उनके अंदर बहुत तरह की विभिन्नता देखने को हमें मिलेगी, सबसे ज्यादा विभिन्नता। ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स के होंगे। भाई जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए निर्भर तो वो दूसरे पर ही होते हैं ना, चाहे से उनके शरीर के अंदर नोटोकोड पाई जाए या नहीं पाई जाए। ठीक है, वो जंतु चाहे से जल के अंदर निवास करें या फिर उड़ने वाला कोई पक्षी हो या रेप्टाइल्स हो या मैमल्स हो, सभी जीव जंतु क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। माना इनकी शरीर के अंदर संरचनात्मक रूप से या फिर कार्यात्मक रूप से विभिन्नता सबसे ज्यादा है, फिर भी इनको हमने एक ही जंतु जगत के अंदर एक ही जगह पर इनको क्या कर दिया? हमने स्थापित कर दिया एक साथ। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, पौधों के ऊपर या फिर अन्य जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए हमने इनको जंतु जगत के अंदर रख दिया। तो जंतु जगत ये स्टेज है पहले नंबर की, यहाँ पर जीवों के अंदर सबसे ज्यादा विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, नीचे नीचे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे हम क्या है, इन जंतुओं को इनके विभिन्नता और समानताओं के आधार पर और ज्यादा इनको हम क्लासिफाई करते जाते हैं, इनकी छटनी करते जाते हैं। अभी तो हमने एक साथ रखा है सभी जंतुओं को, फिर हम देखेंगे संघ स्टेज पर, सेकंड जो स्टेज है यहाँ पर संघ में या फाइलम में, हम देखेंगे कि किन जंतुओं के अंदर नोटोकोड पाई जा रही है, किन जंतुओं के अंदर नोटोकोड एब्सेंट है।
फिर उनको हम क्या कर देंगे, अलग अलग वर्गीकृत कर देंगे, जैसे कि कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। ये सेकंड स्टेज है सब फाइनल, ठीक है। तो अब देखिए जंतुओं की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई और उनके अंदर समानता अधिक हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो जंतु हमने रखे थे वो सभी प्रकार के थे, कशेरुकी भी थे और अकशेरुकी भी थे, नोटोकॉर्ड्स भी थे, कोर्डेट्स भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या करा हमने, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स को, ठीक है। उनकी समानता और असमानता क्या था। अब उसी तरीके से हम जब और आगे बढ़ते हैं, वर्ग में आते हैं, क्लास में आते हैं, अभी तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सभी कोर्डेट्स को कशेरुकी प्राणी को एक साथ रखा है, ठीक है। चाहे से वो कशेरुकी प्राणी धरातल पर चले, हवा में उड़े या फिर जल के अंदर निवास करें, ठीक है, उन सभी को हमने एक साथ रख दिया। लेकिन अब हम उनको भी अलग अलग कर देंगे, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर। किस स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर, वर्ग पर, क्लास में, ठीक है। तो कोर्डेट्स को हमने और ज्यादा क्लासिफाई कर दिया, आगे चलकर और 4 तरह के वर्ग का निर्माण कर दिया, मैमेलिया, रेप्टाइल्स, एविस और एम्फीबियंस, स्तनधारी, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग और उभयचर प्राणी। ये 4 तरह के वर्गों में हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर। स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल पर निवास करते हैं, स्थलीय प्राणी होते हैं, ठीक है। जो एविस वर्ग पक्षी वर्ग होते हैं वो एरियल हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है, वायु के अंदर निवास करते हैं। जो उभयचर प्राणी होते हैं, एम्फीबियंस होता है, वो धरातल के ऊपर और जल के ऊपर दोनों की तरह स्थलों पर निवास कर सकते हैं। जो फिशिज होती है, मत्स्य वर्ग, वो जल के अंदर निवास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, इनको क्लासिफाई कर दिया। अब इनको भी और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, गढ़ में जल जाते हैं, जैसे कि मछली है, मत्स्य वर्ग, ठीक है। सभी तरह की मछली को हमने एक साथ रखा हुआ है यहाँ पर तो। लेकिन जो मछलियाँ हैं, वेरियस टाइप की मछलियाँ भी देखी जाती हैं, ठीक है। सभी के संरचना एक जैसी नहीं होती मछलियों की, उनमें भी कई तरह की समानता होती है, कई तरह की असमानता होती है। उसको उनके आधार पर हम और ज्यादा फिर वर्गीकृत कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं फोर्थ स्टेज पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तो क्या है, हम उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभाजित करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मछलियां होती हैं, मछलियों के अंदर जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, अंतः कंकाल तंत्र, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है अस्थियों से मिलकर बना हुआ, दूसरा होता है उपास्थियों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। बोन से मिलकर बना हुआ होता है और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। इसी के आधार पर हम मछलियों को 2 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं, ठीक है। जिनके शरीर के अंदर अस्थियों से मिलकर, बोन से मिलकर बना हुआ कंकाल तंत्र पाया जाता है, उनको औष्ठिक चीज के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। और जिनके अंदर उपास्थि से मिलकर, कार्टिलेज से मिलकर अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है, उनको कॉन्ड्रिक चीज के अंदर हम वर्गीकृत कर देते हैं, कॉन्ड्रिक चीज के अंदर, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमें क्या है, जीव जंतुओं को वर्गीकृत करते चल रहे हैं आगे। और जब जाति पर 7th स्टेज पर हम पहुंचते हैं, स्पीसीज पर, तो यहाँ पर जीव जंतुओं की जो विभिन्नता है, उनमें डिसिमिलरिटीज है, वो सबसे कम देखी जाती है, क्योंकि हम ऊपर से ही करते आ रहे हैं ना, जीव जंतुओं को उनकी असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत करते आ रहे हैं, अलग अलग छटनी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम जाति पर पहुंचते हैं ना, तो जीव जंतुओं के जाति के अंदर केवल उन्हीं जंतुओं को रखा जाता है जिनके अंदर सबसे ज्यादा समानता होती है, ठीक है। जैसे कि सभी पक्षियों को रख दिया जाता है जाति के अंदर, ठीक है। चिड़िया, जैसे एक स्पैरो है, ठीक है, स्पैरो जो पक्षी वर्ग के अंदर भी एक विशिष्ट प्रकार की बात कर रहे हैं हम, स्पैरो की, चिड़िया की, ठीक है। तो चिड़िया को हमने क्या रख दिया, जाति के अंदर रख दिया, ठीक है। अब इसकी भी उपजाति होती है, सब स्पीसीज, जैसे कि एक तो स्पैरो है इंडिया की स्पैरो, एक स्पैरो है अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका में रहने वाली चिड़िया है, एक इंडिया में रहने वाली चिड़िया है। तो वहाँ इन दोनों की जगह, दोनों जगह का जो एटमोस्फियर है, पर्यावरण है, वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है, कुछ असमानता पाई जाती है। इसी के आधार पर हम इसको उपजाति में या सब स्पीसीज में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जीव जंतुओं के अंदर सबसे कम विभिन्नता देखी जाती है, सबसे ज्यादा समानता देखी जाती है इस स्टेज पर, और सबसे कम समानता होती है जगत वाली स्टेज पर, ठीक है। ये 7 अवस्थाएं हैं, क्लास, आप ये 7 स्टेप्स बोल सकते हैं। इन्हीं के अंतर्गत जीवों को वर्गीकृत किया जाता है उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर।